नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, वो भी एमसीक्यू सीरीज के द्वारा। दोस्तों, मेरा मानना है कि थ्योरी पढ़ने के बाद में यदि एमसीक्यू की प्रैक्टिस की जाए तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है और इसके अलावा वो अलग अलग डायमेंशन से सोच भी पाता है। आज के समय में हर एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमने भारत की राज्य व्यवस्था में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, भारतीय संविधान के स्रोत। यानी हमने भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत अलग अलग देशों के संविधान से लिए हैं, उनके बारे में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ना केवल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, मैंने उन क्वेश्चन से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको दी थी। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग। यहाँ से हम टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी जल्द आने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के भाग, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पे वर्तमान में दे रखा है या मूल संविधान में दे रखा है, क्योंकि दोनों चीज़ों में डिफरेंस रहता है। तो वर्तमान में ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन है 8, 10, 16 या फिर 22। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग है। अब यहाँ पे तीन चीज़ समझिए। यहाँ पे एक होता है अनुच्छेद, दूसरा होता है भाग और तीसरा होता है अनुसूचियाँ। ये तीन चीज़ हैं। अगर बात करें, हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मूल संविधान और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्तमान। मूल संविधान की बात करें तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। याद रखना, अनुच्छेद थे 395। भाग की बात करें तो हमारे मूल संविधान में भी 22 भाग थे, और अनुसूचियों की बात करें तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद हैं, भाग है 22 और अनुसूचियां हैं 12। इसका मतलब है कि हमारे मूल संविधान और वर्तमान में भाग 22 ही हैं। पहले भी 22 थे और आज भी 22 हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 395 से 465 हो गए। वहीं अनुसूचियों की संख्या 8 से 12 हो गए। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुसूचियाँ वर्तमान में है 12, मूल संविधान में थी 8, अनुच्छेद 395 थे मूल संविधान में और वर्तमान में है 465। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मूल अधिकार से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 या फिर 308 से 323। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 से 35। हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जो भाग है वो है भाग 3। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं और आर्टिकल हैं 12 से लेके 35 तक। इसके बाद में आप देखिए, हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में हमारे जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या है 6। अब जो एक था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है वर्तमान में, उसको डाल दिया गया है कानूनी अधिकार में और उसको डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब वो संपत्ति का अधिकार हो गया है। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, हमारा जो मूल अधिकार है वो कानून द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि यदि आपके फंडामेंटल राइट यानी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका गारंटर कौन है, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना है, यदि मान लीजिए संसद कोई कानून लेके आती है, मान लीजिए ये कानून लेके आती है और आपका जो फंडामेंटल राइट हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ तक तो इस कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने कानून से आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को रद्द नहीं करेगा, केवल इतने पार्ट को ही क्या करेगा, निरस्त करेगा, क्योंकि इतना ही पार्ट आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। बाकी का जो कानून है वो बना रहेगा।
तो ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर है और जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा भी है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है 51, 343, 368 या फिर 369। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 368। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में दिया गया। याद रखना कि जो 368 में जो संवैधानिक संशोधन दिया गया है, 3 प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत के द्वारा। पहला किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरा किया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत। और तीसरा किया जा सकता है, विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का कंसेंट भी होना चाहिए या संस्तुति होनी चाहिए। तो 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है, एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र किन अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन है 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या फिर 52 से 151। तो इसका सही उत्तर है 1 से 4। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और ये भाग है पहला। ध्यान रखना, भाग पहला है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हैं। इसमें देखो 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 की बात करें तो एक आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश। मान लीजिए जैसे कि कोई अन्य देश है, अन्य देश से कोई अगर राज्य हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो आर्टिकल 2 में। याद रखना, विदेशी कोई भी राज्य हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। आर्टिकल नंबर 3 है तो नए राज्यों का निर्माण। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, उस स्टेट को तोड़ के 2 राज्य बनाना चाहता है हमारा जो संसद है वो, तो जो आर्टिकल 3 है वो ये अधिकार देता है कि किसी राज्य के 2 या कितने भी वो पार्ट बनाए जा सकते हैं। फिर जो आर्टिकल 4 है उस आर्टिकल 4 में इस आर्टिकल 2 और 3 के बारे में जो प्रावधान है उनके बारे में दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये चारों ही आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन है 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या फिर 52 से 151। तो इसका सही उत्तर है 5 से 11। 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो हमारी नागरिकता को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें पता है कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता यानी हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, केवल यही हमारी पहचान है। और ये आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कितने प्रकार से बन सकता है। तो जब हम नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से हर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और याद रखना कि ये है इसका भाग 2। भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपातकालीन उपबंधों का संबंध किन अनुच्छेदों से हैं? यानी इमरजेंसी के जो उपबंध है वो किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? ऑप्शन है 308 से 323, दूसरा है 245 से 263, नेक्स्ट 301 से 307 और चौथा है 352 से 360। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 352 से लेके 360 के जो अनुच्छेद हैं उनमें आपातकालीन उपबंधों यानी इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। और भाग है 18। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग कौन सा है? 18। भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया है। अब 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। इनके तहत इमरजेंसी लगती है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 के तहत संवैधानिक या फिर राष्ट्रपति, संवैधानिक या फिर राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और ये इन तीनों का ही अधिकार किनके पास है? संसद के पास है।
आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास रहता है? संसद के पास रहता है। 3 आर्टिकल याद रखने हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में संवैधानिक या राष्ट्रपति आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 7 है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 36, 50, 51 या फिर 51A। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 51A में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भाग की बात करें तो भाग याद रखना है आपको 4A, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक है फंडामेंटल राइट, दूसरा DPSP और मूल कर्तव्य, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये हैं भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में है, ये भाग 4 में है और ये भाग 4 के A में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, DPSP भाग 4 में है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4A में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51A। 51A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी थी? याद रखना मूल संविधान के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है 8, 10, 11 या फिर 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। याद रखना एक समिति थी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो जोड़ने के लिए बताई थी 8, लेकिन हमारे मूल संविधान में संख्या जोड़ी गई 10। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की सिफारिश की लेकिन जोड़े गए 10। तो हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 11। अब एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। इसके बाद में जो 11वां मौलिक कर्तव्य हैं वो 86वीं संविधान संशोधन के द्वारा 86वीं संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 हैं जबकि मूल संविधान में 10 थे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ऑप्शन है के संथानम समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है बलवंत राय समिति और ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। मैंने आपको बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यदि के संथानम समिति की बात करें तो इसके द्वारा CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सिफारिश की गई थी। और जो बलवंत राय समिति और अशोक मेहता समिति है ये दोनों ही पंचायतों से जुड़ी हुई समितियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय समिति और अशोक मेहता समिति दोनों ही पंचायतों से जुड़ी हुई समितियां हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और के संथानम समिति के द्वारा CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में राज्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन है 52 से 151, 36 से 51, 152 से 237 या फिर 239 से 247। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 142 से 237 तक जो आर्टिकल हैं वो भारतीय संविधान के जो राज्य हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और भाग हैं 6। भाग 6 में राज्यों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बताया गया है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो ना केवल केंद्र का है बल्कि केंद्र और राज्य दोनों का ही है। हमारे देश में केवल एक संविधान है जो कि राज्यों को भी रिप्रेजेंट करता है और केंद्र को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राज्य हैं उनका अलग संविधान है जबकि जो केंद्र है उसका अलग संविधान है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं यूटीज़ हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन है 52 से 151, 36 से 51, 152 से 237 या फिर डी है 239 से 242। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 239 से 242 और भाग हैं 8। वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश में
वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है टोटल 8। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 8, जिनमें यदि विधानसभाओं की बात करें तो वर्तमान में केवल 2 ही यूटीज हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, एक तो है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं बनी है, केवल 2 ही राज्य हैं जिनमें विधानसभा हैं, एक है दिल्ली और दूसरी है पुदुचेरी। और टोटल यूटीज कितनी हैं 8 है, ठीक है, और 239 से 242 तक, और भाग 8 में इनका हमारे संविधान में जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन है 52 से 151, 245 से 263, 152 से 237 या फिर 239 से 242। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 245 से 263। और भाग कौन सा है? तो भाग है 9। याद रखना है, भाग 9 में केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, एससी यानी शेड्यूल कास्ट तथा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट वर्गों से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेदों में है? ऑप्शन है 245 से 263, 152 से 237, 239 से 242 या फिर 330 से 342। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 330 से 342। और भाग कौन सा है? तो भाग है 16। याद रखना है, भाग 16 और आर्टिकल हैं 330 से 342 तक। इन तीनों ही समूह के बारे में बताया गया है। और 330 में क्या है? 330 में है एसटी और एससी। एसटी और एससी से रिलेटेड जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था आर्टिकल 330 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? तो ऑप्शन है 9, 12, 17 या फिर 22। तो इसका सही उत्तर है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और यदि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 343 से लेके 351 तक। भाग 17 है और आर्टिकल है 343 से 351 तक। उनमें दिया गया है राजभाषा के बारे में, यानी हमारा जो संघ है उसकी कौन सी भाषा रहेगी, और जो हमारे न्यायालय हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे उच्च न्यायालय हो तो उनकी कौन सी भाषा रहेगी। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही उपयोग में लिया जाता है। याद रखना, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, हिंदी राजभाषा के तौर पे यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में और भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में? पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन है 9, 9A, 9B या फिर 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यदि आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल होगा 243 से लेके 243 ओ तक। 243 से 243 ओ तक तो है आर्टिकल, और भाग है 9 पंचायतों के लिए। अब आप सभी को पता होगा कि पंचायतों की बात करें तो इनको 73वें संविधान संशोधन 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लागू की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। कई बार लागू करने की जो डेट है वो भी पूछ ली जाती है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं और जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें। तो ये याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और किस भाग में है? भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक। और पंचायतों की बात करें तो 3 स्तर होते हैं, जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पे तो 2 स्तर होते हैं, और जहाँ पे 20 लाख से अधिक संख्या है वहाँ पे 3 स्तर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन है 9, 9A, 9B और 10।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9A। देखो 9 में तो है पंचायतों का उल्लेख, 9A में है नगर पालिकाओं का उल्लेख। और भाग कौन सा था? भाग तो 9A है, लेकिन आर्टिकल कौन से हैं इसमें? वहाँ 243 ओ तक थे, तो यहाँ पे 243P से लेके 243ZG तक आर्टिकल्स हैं किसमें? नगर पालिकाओं के लिए। और भाग है 9A। और इनको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको हमारे संविधान में जोड़ा गया। और लागू की बात करें तो 1 जून 1993 को लागू किया गया, जबकि पंचायतों को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और नगर पालिकाओं को 1 जून 1993 को लागू किया गया था। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो है भाग 9, आर्टिकल है 243P से लेकर 243ZG तक, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया 1 जून 1993 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनसे संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन है 9, 9A, 9B या फिर 10। तो इसका सही उत्तर है 9B। सहकारी समितियों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो 9B में दिए गए हैं। और आर्टिकल की बात करें तो 243ZH से लेके 243ZT तक इसके आर्टिकल्स हैं और भाग 9B हैं। और इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सीरियल वाइज याद रखें। 9 में तो क्या था? भाग 9 में तो था पंचायतें, और आर्टिकल था 243 से 243O तक। और इसमें भाग 9A में क्या था? नगर पालिकाएं। तो वो कहाँ? 243P से 243ZG तक था। ठीक है। फिर ZG के बाद में कौन सा जाता है? ZH। और 243T तक जाता है क्या? जो सहकारी समितियां हैं वे। इनको 73वें संविधान संशोधन, इनको 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल होते हैं, जिनको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 तक क्या है? DPSP। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि FR, DPSP और FD यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो याद रखना है ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है और ये 4A में है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 20वां और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। भारतीय संविधान में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन है 12, 15, 17 या फिर 19। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 15। भाग 15 में भारतीय संविधान में निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो दे रखे हैं। अगर आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेकर 329A तक, 324 से लेकर 329A तथा भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे संविधान के भाग हैं 22, उन सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप पॉज करके पढ़ सकते हो और आपको जो टेलीग्राम पर PDF मिलेगा उसमें भी ये इंक्लूड रहेगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो भाग 7 है इस पर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियसली एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो भाग 7 है उसको निरस्त कर दिया गया है। और कैसे कर दिया गया है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इसमें हमारे जो राज्य थे उनको हमने पहले ABC कैटेगरी में बांट रखा था, लेकिन 1956 के बाद में इनको हटा दिया गया और हमारे जो राज्य हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं डाल के केवल एक ही कैटेगरी में डाला गया है। इनकी जो जितने भी राज्य हैं वो एक ही कैटेगरी में रहेंगे, अलग अलग कैटेगरी में नहीं रहेंगे। तो आप इनको पढ़ सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक आए हो तो ज़रूर आप स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं MCQ सीरीज़ के द्वारा सभी सब्जेक्ट्स को कवर कराने वाला हूँ। और एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि जो वीडियो है वो किस प्रकार से आपको लगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।